14 साल की बच्ची भी आजकल लेजर ट्रीटमेंट करा रही है या तरह तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करा रही है, बहुत मेकअप यूज कर रही है। इतनी अर्ली एज से अपने स्किन को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। आप जितना जल्दी स्किन को इन सारी चीजों का एक्सपोजर दे दोगे उतना ही अर्ली डैमेजेस के चांसेस बढ़ेंगे। तो 30 तक आते आते लगेगा नहीं 30 साल के हैं, वो लगेगा कि ये 40 साल के हैं। बेसिकली मैं ना रात को एडिटिंग करता हूँ, ढंग से सो नहीं पाता, वो क्या मेरी स्किन पे इफेक्ट करता है? बिल्कुल करेगा। तो 24 घंटे में एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स निकालने हैं सोने के लिए। ओके। तो अगर अच्छी स्किन और हेयर चाहिए तो अल्कोहल इनटेक नो, बिग नो। और जिसमें भी आप मिक्सिंग ज्यादा कर रहे हो और अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा है वो इंजूरियस है और वो हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। ये तो सुना है कि ग्लो देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लो देती है। आपको जो नहीं लेना है वो है फ्राइड फूड, ज्यादा ऐसी चीजें आप अवॉइड करें। वंस इन अ वाइल अगर मुझे कभी चांस लगता है पानी में आइस क्यूब्स डाल के मुंह डाल लेती हूँ, उसमें सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपके जो पोर्स है ना वो खुल जाते हैं। तो डर्मा रोलर बेसिकली होता क्या है? काफी वीडियोस देखी हैं, लोग सर पे लगा रहे हैं, फेस पे लगा रहे हैं। सी जो डर्मा रोलर का काम है वो आपका मसाज से फिंगर्स भी कर देती है। मिनॉक्सिडिल के ड्रॉबैक्स बताइए। सबसे पहले तो वो जो एक्सट्रैक्शन है मिनॉक्सिडिल की वो स्टेरॉइडल बेस्ड भी होती है। में ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं कि जब आप उसको लगाना छोड़ोगे और तेजी से बाल झड़ेगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे स्किन की, हेयर की, टिप्स की, मिथ्स की और सबसे इंपॉर्टेंट हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं आजकल, जो ट्रेंड हो रहे हैं। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी, जो हैं सीए की फाउंडर और श्रेयासी को फाउंडर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैम एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। हेलो, थैंक यू। हम दोबारा मिल रहे हैं जी। और मैम पहले मैंने नहीं बताया था, बट हाँ आज मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक होगा स्किन होगा, हेयर होगा। एंड सोचा था कि नहीं बोलूँगा बट आज बोल देता हूँ। जब मैं कंपनी में फर्स्ट टाइम आया था ना, आई सॉ यू एंड आई वाज लाइक हु इज शी। मतलब मुझे नहीं पता था कि आप को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। तो आई वाज लाइक कौन है ये भाई, बताओ। जब तू आया होगा तब मैं मैरिड थी वैसे। मेरे को वो भी नहीं पता था, फैक्ट बताऊं तो। अच्छा। ना मुझे ये पता था आप मैरिड हैं, ना मुझे ये पता था आपका बेबी है। मतलब वो तो अबू है, बट हाँ मुझे ये भी नहीं पता था आपका बेबी है। हाँ। लाइक कैसे? बट जब आप आए हो सागर, आई गेस बेबी हो चुका था। हाँ हो चुका था। वो मैं कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं था, तो मेरे लिए थोड़ा ना शॉकिंग सा था। संतूर मम्मी सही में होती है। थैंक यू। तो मैम हम बिना किसी देरी के सीधा बात करते हैं कि आपकी जो प्यारी सी स्किन है, इसका राज। इसका राज टू बी ट्रू कुछ नहीं है। एक तो जीन्स, थैंक्स टू माय मम्मा, जीन्स अच्छे हैं तो वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एंड ज़्यादा स्ट्रेस मैं लेती नहीं हूँ। जो काम हो रहा है तो भी अच्छा, नहीं हो रहा तो भी अच्छा, राइट। और खाना मैं प्रेफर करती हूँ कि घर का बना खाऊँ, जंक को जितना अवॉइड कर सकूँ करूँ, अच्छे से सोऊं। खैर बच्चे के साथ ज़्यादा नींद मिल नहीं पाती तो डार्क सर्कल्स हैं मेरे भी, बट कोशिश यही रहती है कि हाँ जेन्युइन प्रोडक्ट्स को मैं प्रेफरेंस दूं। फेस अपना हमेशा धोती रहूं या मॉइस्चराइज करती रहूं और जितना हो सके नेचुरल रहूं। मैम व्हाट इज़ नेचुरल इस टाइम के टाइम जनरेशन में? क्योंकि हमको सबको पता है कि काफ़ी सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, सोशल मीडिया से हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या यूज़ करते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ नेचुरल? मेरे हिसाब से सागर, अगर आपने देखा होगा तो मैं देखती हूँ कि 14 साल, 15 साल, 16 साल की बच्ची भी आजकल लेज़र ट्रीटमेंट करा रही है या तरह तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करा रही है, बहुत मेकअप यूज़ कर रही है ना, और कुछ भी कर रहे हैं बेसिकली। तो इतनी अर्ली एज से अपने स्किन को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। मतलब आप एक बार 18 के हो जाओ, 20 के हो जाओ, उसके बाद आप अपनी केयर शुरू करो और तरह तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो अगर आपको सूट कर रहे हैं तो। बट बिफोर दैट आप जितना जल्दी स्किन को इन सारी चीज़ों का एक्सपोजर दे दोगे उतना ही अर्ली डैमेजेस के चांसेस बढ़ेंगे। तो 30 तक आते आते आपको वो बहुत मैच्योर लगने लग जाते हैं फेसेस। वो लगेगा नहीं कि हाँ ये 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, वो लगेगा कि ये 35 साल के हैं या 40 साल के हैं। एंड ऑलवेज मेंटेन योर वेट। अगर आपका वेट मेंटेन है और आप ज़्यादा ओबीज नहीं हो, फैट नहीं हो, तो आप हमेशा अपनी उम्र से कम दिखोगे। ओके, तो मतलब आपका ये राज है। तो मैम आप एक्सरसाइज भी करते हैं? हाँ हाँ। एक्सरसाइज एज एन जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं, होम वर्कआउट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ मेरा फिक्स नहीं है कि जिम जाके ही करना है या मुझे होम वर्कआउट करना है। मैंने अपने वर्क प्लेस पे एक रूम बना रखा है। तो मेरा एक्सरसाइज मिक्स चलता है। उसमें डांस भी है, उसमें जुम्बा भी है, उसमें वेट्स भी हैं थोड़े बहुत, उसमें योगा और स्ट्रेचिंग भी है और उसमें बेसिक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी हैं। ओके। तो ये कॉम्बिनेशन और मिक्स चीज़ें मैं प्रेफर करती हूँ रादर देन कि मैं एक ही चीज़ को फॉलो करूँ,
क्योंकि अगर मुझे वेट मेंटेन करना है तो सिर्फ वेट्स हेल्प नहीं करेंगे, उसके लिए मुझे जुम्बा कार्डियो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी मसल्स टोन्ड रहें तो सिर्फ कार्डियो हेल्प नहीं करेगी, उसके लिए मुझे वेट्स थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्द ना हो, क्योंकि मैं 30+ हो गई हूँ, तो मेरे आज पैर में दर्द है, आज बैक में दर्द है। एक मिनट, जी आप 30+ है? हाँ जी, सीरियसली? 30+ हूँ, हाँ 31+ हूँ। ओके, ये थोड़ा अजीब सा हो गया। जी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेचिंग करनी है, ऑब्वियसली योगा करनी है, और अपने आप को काम रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। तो मेरा मिक्स चलता है, कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है कि यही करना है और मैं बहुत रिजिड हूँ। आई एम ओपन टू ऑल, जो जिससे मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं या जो मेरी बॉडी को सूट कर रहा है या जो मैं फॉलो कर पा रही हूँ, मैं उसके लिए ओपन हूँ। अब मुझे डांस पसंद है तो हम 1-2 दिन डांस भी कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलने चाहिए। ओके। आपका पसीना बहना चाहिए, टॉक्सिन्स निकलने चाहिए और आपकी बॉडी टोन्ड रहनी चाहिए। तो आप कुछ भी फॉलो करो, डजंट मैटर। मैम अभी आपने बताया कि हमको बिफोर 18 कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ये क्या नेचुरल रेमेडीज़ के लिए भी होता है? सेम, हाँ, नहीं नेचुरल रेमेडीज तो जैसे अब 18 से पहले अगर चाहें तो आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। एक बार आप 5 साल या 7 साल के ऊपर चले गए हो तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। बट मेकअप या फिलर्स या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स वो नहीं लेने चाहिए। लोग बोटॉक्स करा रहे हैं, अंडर आई फिलर करा रहे हैं बिफोर 18 ऑल्सो, तो इन सबको आई गेस अवॉइड करना चाहिए। Okay. और नेचुरल रेमेडीज आप जितना मर्जी यूज करो, लाइक आफ्टर 10 years ऑफ एज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसन लगाना है आप बेसन लगाओ, दही लगाना है आप दही लगाओ, टोमेटो जूस अगर फेस पे लगाना है एक्ने मार्क्स हटाने के लिए तो आप वो भी लगाओ, कोई इशू नहीं है। बट साथ में अच्छा खाओ। Okay. आपने देखा होगा कि एवरी 4th फीमेल को पीसीओएस या पीसीओडी है। हाँ एग्जैक्टली, है ना? और ये कॉमन हो चुका है। बहुत कॉमन है। पहले ऐसा होता था कि एज के बाद होता था कुछ ही, बट अब नॉर्मली भी पहले 10-15 में एक को मिलता था, अभी एवरी 4th गर्ल को पीसीओडी, पीसीओएस और हार्मोनल प्रॉब्लम है ना? उसकी वजह से फेस पे बाल भी आ रहा है, एक्ने भी हो रहा है, बाल भी झड़ रहे हैं, मैच्योर दिख रहे हैं, वेट भी गेन हो रहा है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए ट्राई टू प्रेफर होम कुक्ड फूड। आप घर का बना खाना खाओ, जंक में ज़्यादा मत पड़ो, और एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहो। आजकल मुझे लगता है बच्चे शायद इन्वॉल्व नहीं है। मतलब जिस टाइम पे हम थे स्कूल में, आई यूज टू प्ले स्पोर्ट्स, मतलब कोई भी एकेडमिक्स हो रहा है तो मुझे खेलना है या मुझे करना ही है, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, बट करना है, राइट? तो ये जो एक मैं बोलूँगी जो एक एक्टिवनेस है वो चली गई है ना? ये तो फैक्ट है मैम। मैं अपने स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन था बेसिकली। हाँ। तो अभी के डिफरेंस में और अभी के जनरेशन में पहले के जनरेशन में एक डिफरेंस है। जैसे हम खेलते थे ना, हम ये नहीं सोचते थे कि यार इससे हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये बिल्कुल भी थॉट आता ही नहीं था। बट अभी की जनरेशन, यार मैं बाहर जाऊंगा, हाइजीन देखना पड़ेगा, Exactly. और डर्ट हो जाएगा, जर्म्स आ जाएंगे, मतलब बहुत अलग फैक्टर्स आ गए हैं। अपसेट हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो ये बहुत है सागर। एंड मुझे लगता है कि बच्चे शायद आजकल घर का काम भी नहीं करते हैं, है ना? मैंने बहुत किया है, मतलब मेरा तो था फिक्स था कि खाना भी बनाना है और घर पे ज़रूरत पड़ रही है तो सफाई भी करनी है। तो फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं हम जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं ना, भूलते जा रहे हैं या नहीं करते हैं। जैसे हम और आप शायद सड़कों पे बहुत खेले हैं, बहुत। मेरे बच्चा भी नहीं खेलता है इतना, है ना? वो कल्चर ही नहीं रह गया है कि सड़क पे भेजना और खेलना है। अब तो कल्चर फ़ोन हो गया है। हाँ, फ़ोन हो गया है, या ज़्यादा से ज़्यादा वही अपने लोगों में ही रहना है। सेफ्टी इश्यूज़ हैं या ऐसे छोड़ नहीं सकते, बच्चे को कुछ हो जाएगा। बट मैं जब छोटी थी मैं खेलती रहती थी, है ना? तब नेबरहुड अच्छा होता था, सोसाइटी अच्छी होती थी, तो ऐसा कोई सेफ्टी इश्यूज़ नहीं आते थे। तो ये सब जो इवोल्यूशन तो हो रहा है, अच्छी बात है, हम टेकी हो रहे हैं, बट टेकी के साथ साथ हम अपना फिजिकल जो एक्टिविटी है ना, और जो एक चार्म है फिजिकल एक्टिविटी का, वो हम खोते जा रहे हैं। तो मैम आपके अकॉर्डिंग ये बच्चों की गलती है या पेरेंट्स की गलती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पेरेंट्स ही बच्चों को ना ऐसे पकड़ रखते हैं, बांध के रखते हैं कि नहीं यार इसको जैसे छोटी मोटी चोट लग जाती है वो इतना हाइपर हो जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं। तो ये पेरेंट्स की गलती है कि वो इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं, या बच्चों की गलती है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं? दोनों ही है। ओके। दोनों ही। आज के पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव भी हैं, थोड़ा सा भी लग गया तो लाइक वो बहुत कॉशियस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और फिर बच्चे तो ऑब्वियसली फ़ायदा उठाते ही हैं, उन्हें पता है कि मैं ज़रा सा रोऊंगा और मुझे ये अगर ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वो थोड़ा ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। पहले जैसा माहौल रह ही नहीं गया है, सोसाइटी कल्चर आ गया है, अपार्टमेंट्स आ गए हैं, गेटेड सोसाइटीज़ हैं, नेबरहुड में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, साथ वाले घर में कौन रह रहा है आपको मतलब ही नहीं, राइट? तो ये
तीनों फैक्टर्स हैं, अगर ये तीनों फैक्टर्स थोड़े थोड़े भी हम इन पे काम कर लें तो शायद जो आजकल इम्यूनिटी इश्यूज आ रहे हैं बच्चों में, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, छोटी सी चीज़ पे इतना ओवर रिएक्ट करना, या बहुत ही ऐसे शेल में बैठे रहना, बाहर एक्सपोजर ना होना, तो इससे हम बच सकते हैं। हाँ, मतलब कंपैरेटिवली इंट्रोवर्ट बच्चे अब ज़्यादा हैं ज़्यादा पहले से। बट मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने बच्चे को नहीं रोकती, वो कुछ भी कर रहा है ना मैं करने देती हूँ। मुझे लगता है यही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आई विल हैंडल, बट मैं करने देती हूँ। अगर वो अकेला बैठ के खेल रहा है ठीक है, अगर वो सबके साथ बैठा है कुछ भी कर रहा है इट्स ओके। मैं कोशिश करती हूँ कि वो सबके साथ मिंगल अप हो और अपनी मर्जी से कुछ भी करे, और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए कि गिरे ना और अननेसेसरली शैतानी ना करे। अदरवाइज मैं उसको ऐसे इंट्रोवर्ट बना के नहीं रखती कि आपको इसके सामने नहीं जाना, इनसे ऐसे बात करो, उनसे ऐसे बात करो। मुझे लगता है वो सीख जाएगा, बाय द टाइम वो सीख जाएगा उसको किससे कैसे बात करनी है। तो लेट हिम बी द वे ही इज, जैसा है उसे रहने दो। मैं नहीं टोकती कि नहीं ये गलत किया, नो नहीं करना, मेरा काम बढ़ जाएगा, नहीं रोकती। अगर वो पानी फैला रहा है मैं फैलाने देती हूँ, अगर वो टॉयज बार बार फैला रहा है मैं फैलाने देती हूँ, जंप कर रहा है मैं करने देती हूँ। मुझे लगता है मेरा ही तो काम बढ़ेगा, कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। बट मैं ये नहीं बोलती नहीं आप गिर जाओगे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो ज्यादा नहीं टोकना चाहिए बच्चों को। मगर टोकते हैं ना, इससे ये भी होता है कि बच्चे वीक भी हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि फिजिकली भी वीक होते हैं, फिजिकली भी होते हैं, मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। फिर वो हर चीज के लिए ना आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, वो अपने डिसीजंस ले नहीं पाते हैं। ये तो हमें बेसिकली कॉन्फिडेंट बच्चा बनाना है, राइट, इंडिपेंडेंट बच्चा बनाना है। और इससे बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं। जिद्दी भी हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो मैम अभी हमने जैसे बात करी इम्यूनिटी की, आपने बोला था अभी, तो इम्यूनिटी क्या स्किन पे भी इफेक्ट करता है, बच्चों के भी और बड़ों के भी? अगर इम्यूनिटी ढंग से काम नहीं कर रही है तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, है ना। अगर इम्यूनिटी अपनी दुश्मन बन जाती है, अपनी बॉडी को अटैक कर रही है, तो सोरासिस और विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। और अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो फिर स्किन इश्यूज उनको आते जाते रहते हैं, जैसे स्किन सेंसिटिव हो गई, रैशेज हो गए, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम चलती रहती है। ओके तो मैम जैसे अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो उसमें हमको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया पता नहीं क्या क्या यूज़ कर लेते हैं, ड्राई, ये भी नहीं पता होता है कई बार कि हमको हमारी स्किन क्या है। एक तो ये चीज़ सबसे पहला कि हमको ये कैसे पता चले कि हमारी स्किन कैसी है, दूसरा कि हमको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, तीसरा कि क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। स्किन को पता करने का सिंपल सा लॉजिक है, मैं कोई टेस्ट नहीं बोलूंगी या मैं कोई तरीका नहीं बोलूंगी। अगर आपके ये टी जोन में, इसको हम टी जोन बोलते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल इकट्ठा होता है और वहाँ पे एक्ने आपको होता है, तो आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा ऑयल सिक्रीट कर रही हैं और ऑयल सिक्रीशन की वजह से वहाँ पे पिंपल या एक्ने बन जा रहा है, राइट। अगर आपको इस एरिया में ड्राई लगता है, फेस की स्किन मेरी ड्राई है, झड़ रही है, फ्लेकिंग हो रही है और एक खुरदुरापन है, तो वो स्किन ड्राई हो जाती है। अगर आपको स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट लगाने से रेडनेस हो जाती है, रैशेस बन जाते हैं, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। और आपकी स्किन कभी लगती है कि कभी तो ऑयली है, कभी ये ड्राई भी हो जाती है, तो ये कॉम्बिनेशन स्किन है, राइट। तो सिंपल सा लॉजिक है। मतलब इतनी टाइप की स्किन होती है। हाँ, मतलब इतने टाइप की स्किन होती है और सिंपली आप अपना इतना एनालाइजेशन सबके पास होता है अपनी बॉडी का, इतना भी आप जज कर पाओ तो आपको आपका स्किन टाइप पता चल जाएगा। अब आपने पूछा कि क्या यूज करना चाहिए। अब जैसे ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वालों को फोम बेस्ड फेस वॉशेस यूज करने चाहिए, जिससे ऑयल कंट्रोल बना रहे और बार बार वॉश करो, दिन में 2 से 3 बार आप फेस वॉश करो, ऑयल इकट्ठा मत होने दो, राइट। बट आप स्किन टाइप बदल नहीं पाओगे, आप मैनेज कर सकते हो, अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हो, आप अपना स्किन टाइप नहीं बदल पाओगे। मतलब ये नेचुरली होते हैं। हाँ, ये आप बॉर्न हो रहे हो इनसे, राइट। तो लोगों को लगता है हम अपना स्किन ही बदल दें, बट मैम कई बार होता है कि किसी की ऑयली स्किन होती है बट कुछ टाइम बाद उसकी ड्राई स्किन हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमारी स्किन की जो लेयर है, हर 3 महीने में डेड स्किन सेल्स झड़ते हैं और नई स्किन आती है। तो इसलिए वो टाइम टू टाइम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी स्किन टाइप बदल जाता है। जैसे आप जा रहे हो, ठंड में जा रहे हो, या फिर आप थोड़ा माउंटेन एरिया पे चले गए जहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, तो वहाँ पे स्किन ड्राई हो जाएगी। तो ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो टेम्परेरीली काम करता है ना। आप जैसे सनबर्न हो जाएगा अगर आप बीचेस पे जा रहे हो, या आप थोड़ा जो बीच एरियाज हैं या जो कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे आपका टैन हो जाएगा, एग्जैक्टली। वहाँ पे आपका सनबर्न हो जाएगा, वहाँ पे आप काले दिखोगे थोड़े से या डार्कर दिखोगे। तो ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से आपका स्किन कलर बदलता रहता है, बट एवरी 3 मंथ्स स्किन कलर वैसे भी बदल जाता है।
Okay. और वो जो 3 मंथ्स में रिप्लेस होती है स्किन, वो अंदर आप क्या दे रहे हो बॉडी को उसके ऊपर निर्भर करता है। ओके जी। मतलब मेरे को मोमोज खाने कम करने पड़ेंगे। हाँ। और मैम क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? क्या चीज़ नहीं करनी है, एक तो किसी को भी सुन के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। ओके आप पहले जज करो कि वो आपको सूट कर रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज हटा दो। अननेसेसरली मेकअप करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे हो तो सच के बैठने की जरूरत नहीं है। मॉइस्चराइज करो, खूब सारा पानी पीते रहो और ऐसी चीज़ें खाओ जो बॉडी में आपके जो मिनरल डेफिशिएंसीज हैं उसको पूरा कर दे। मतलब हम विटामिन डी की बात नहीं करते, B12 की बात नहीं करते, आयरन की बात नहीं करते, जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन सी है। अगर ये पूरे जा रहे हैं आपकी बॉडी में और इनकी कमी नहीं है तो स्किन ऐसे ही ग्लो करेगी। ओके तो अब बारी आई स्किन ग्लो की। तो मैम गर्ल्स का तो चलो पता है वो कुछ ना कुछ करती रहती है, हम बॉयज़ क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं घूमने जाता हूँ मस्त गोरा गोरा जाता हूँ आता हूँ काला, क्योंकि यूजुअली सनस्क्रीन कभी स्टार्टिंग से यूज़ करी नहीं है। तो बॉयज़ को भी नेसेसरी है कि सनस्क्रीन यूज़ करें या नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है, या कि अगर हम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वो किस टाइप की होनी चाहिए? ओके पहले तो बॉयज भी यूज कर सकते हैं सनस्क्रीन। मतलब सनस्क्रीन इज यूनिसेक्सुअल, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। बच्चे भी यूज कर सकते हैं एट सर्टेन एज। और यूज कर तो रहे हो आप, बट उसको ओवर यूज भी नहीं करना और उसको अंडर यूज भी नहीं करना। मीन्स आप दिन में ये नहीं है कि हर 2 घंटे में सनस्क्रीन लगा रहे हो, दिन में 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, इनफ है। उससे ज्यादा आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना एंड 2 फिंगर से ज्यादा नहीं लगाना। ये 2 फिंगर रूल होता है। यहाँ पे आपने लगाया क्रीम को और आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, दैट्स इट। इतना ही क्वांटिटी लगाना है, भर भर के नहीं लगाना कि आप लगाए जा रहे हो। इससे मुझे याद है मैम 2 फिंगर्स, क्योंकि मैंने एक रील देखी थी तो वो भी 2 फिंगर रूल्स बता रही थी, बट उन्होंने बोला हर 2 घंटे में लगानी है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर 2 घंटे में अगर आप सनस्क्रीन लगाते रहोगे तो जो विटामिन डी मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। क्योंकि एक बैरियर आ गया, वहाँ पे सनस्क्रीन आ गई जो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन खत्म कर देगी। तो दिन में 2 बार से ज़्यादा सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके एंड बट अबाउट फेस वॉश? फेस वॉशेज आप यूज़ करो, ठीक है। अगर आप नेचुरल करते हो तो भी अच्छी बात है, अगर आप नॉर्मल जो आपको सूट करता है वो भी करते हो तो भी अच्छी बात है। ओके तो मैम अगर हम एक इसका पैकेज बनाए छोटा सा, तो एक स्किन केयर रूटीन होती क्या है? स्किन केयर यूनिट में सिर्फ क्लेंजर या फेस वॉश आएगा, राइट, मॉइस्चराइजर आएगा और सनस्क्रीन आपको अगर चाहिए तो आप रख सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई स्किन केयर रूटीन नहीं होता। तो ये बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स? यस। ओके एंड व्हाट अबाउट स्किन केयर रूटीन इन डे एंड स्किन केयर रूटीन इन नाइट? टू बी ट्रू सागर, मैं पर्सनली ऐसा कोई केयर रूटीन नहीं फॉलो करती हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि रात को मेकअप लगा के नहीं सोना, चाहे वो काजल हो या लाइनर ही क्यों ना हो, मतलब न्यूड फेस रखना है, राइट। और उसके बाद सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगाओ अगर ज़रूरत है तो, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना आप अपने स्किन सेल्स को ऑक्सीजन दोगे उतना वो खुल के बाहर आएंगे और उतना वो ग्लो करेंगे और नीट एंड क्लीन रहेंगे। जितना आप लेयर्स लगाते रहोगे और आपके स्किन सेल्स तो सांस ही नहीं ले रहे, ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रहा, और कोई भी चीज़ तभी निखरेगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी हमारी बॉडी में, राइट। तो ऑक्सीजन जितना जाएगा, जितना आप न्यूड रह सकते हो उतना आप न्यूड रहो। ओके तो मैम अगर डे और नाइट की बात हुई तो मैं जैसे अपना बताता हूँ कि बेसिकली मैं ना रात को एडिटिंग करता हूँ, तो उसकी वजह से मैं रात को ढंग से सो नहीं पाता। तो वो क्या मेरी स्किन पे इफेक्ट करता है? बिल्कुल करेगा। और अगर वो करता है तो उसके लिए मेरे को सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि मेरा तो काम ही है कि मुझे रात को उठना पड़ता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो 24 घंटे में एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स निकालने हैं सोने के लिए। ओके। अब आप अपने टाइम के शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हो कि आपका काम कैसा है या आपका शेड्यूल कैसा है। अगर आप 6 घंटे या 6 से 8 घंटे प्रॉपर सो रहे हो तो स्किन डल नहीं होगा। आपने खुद भी नोटिस किया होगा जब कम सोते हो तो ये सूज जाता है, डार्क सर्कल है, स्किन डल लग रहा है, राइट, नींद पूरी नहीं हो रही। तो नींद पूरी करना जरूरी है, चाहे आप कभी भी करो 24 घंटे में। नींद पूरी होगी तो कोई भी रेपरकशन शायद फेस पे आपके नहीं आएंगे। तो हम ये इंटरवल में ले सकते हैं? नहीं, इट शुड बी कांस्टेंट। ओके तो मैम ये तो बात रही है स्किन की, तो अब ना इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हेयर्स, क्योंकि मैम आप देख रहे हो मेरे को लंबे वालों का बहुत शौक है, बट मेरे ना हेयर फॉल नहीं है, बट मेरी ना हेयर लाइन कम हो रही है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? फैमिली में था किसी को कि जल्दी बालनेस आ गई या गंजापन आ गया?
मेरे पापा हैं शिवाजी द बॉस। हाँ, तो वो आपको जीन से मिल रहा है। ओके। तो उनको हो सकता है 30s या 40s में ये चीज़ दिखी हो, आपको 20s में दिख रही है, क्योंकि इन्वायरमेंटल और लाइफस्टाइल हमारा थोड़ा सा उनसे खराब है, राइट। और ये रोक नहीं सकते, बट इसको कंट्रोल कर सकते हो। कैसे मैम? तो इनके लिए पहले तो आपको रेड एंड साइल रिच ग्रोथ सिरम या कोई भी शैम्पू यूज करना है। मिनॉक्सिडिल आप यूज मत करना, ओके। राइट। मिनॉक्सिडिल यूज करा तो जब यूज करना छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा बाल गिरेंगे। शुक्र है बता दिया, मैं कुछ ऐसा करने वाला था अभी। हाँ, और आप हमारा सिया भी यूज कर सकते हो। सिया का रेड एंड साइल ग्रोथ सिरम है। ओके। ऑयलिंग आप करते हो कभी कभार। कभी कभी, तो वो बना लो कि वीक में 2 बार कम से कम ऑयलिंग करनी है। 2 बार मैम? महीने में 1 बार करता हूँ मैम। नहीं, वीक में कम से कम 2 बार ऑयलिंग करनी है। वो डेज ही फिक्स कर लो, इधर संडे, सैटरडे, वेंसडे, फ्राइडे, जो भी है। ऑयलिंग इज नेसेसिटी। उससे एक तो ड्राइनेस भी जाएगा, और ड्राइनेस की वजह से अगर कोई बाल टूट भी रहा होगा तो वो कम हो जाएगा। एंड देन यूज एंटी हेयर फॉल शैम्पू फॉर अ टाइम बीइंग। जब हेयर फॉल रुक जाएगा तब आप बदल सकते हो। ओके मैम, अगर बात इसी की है तो मेरे ना ग्रे हेयर्स भी हैं, बट ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये जेनेटिक है, क्योंकि मेरे ना जितने भी भाई बहन हैं उनके हैं। तो ये क्या बच सकता है? रुक नहीं, सकता है? ये रुक नहीं सकता। Okay. जो भी बोलते हैं कि इसे रोक देंगे या खत्म कर देंगे, ये गलत है, क्योंकि आप जेनेटिक कोडिंग नहीं बदल सकते। फैमिली में चला आ रहा है, बट आप अपना ध्यान रख सकते हो कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, नींद अच्छे से लेनी है और खान पान अच्छा रखना है, तो आप उसको डिलेड कर सकते हो। रोक तो तभी भी नहीं पाएगा, बट डिलेड हो जाएगा। जो शायद 20s में दिख रहा है वो शायद 30-40s में दिखेगा। ओके। और सफ़ेद बाल सबके होने हैं, मेरे भी होने हैं, बट हो सकता है हमारे लेट हो, आपके पहले हो जाए। ओके। तो आप सिर्फ डिले कर सकते हो। तो स्ट्रेस मत लो, काम को काम की तरह देखो, अच्छे से खाओ पियो जिसमें आपको विटामिन मिनरल सब मिले, और नींद पूरी कर लो। तो उससे भी आप काफ़ी कुछ रोक सकते हो। और अगर हो रहे हैं सफ़ेद बाल और अगर आप कलर या मेहंदी ये सब यूज़ कर रहे हो तो मत करना। मैम मेहंदी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कर रहे हो तो मत करो। बट मैम ये तो नेचुरल है, बेसिकली नेचुरल चीज़ होती है, और मेहंदी तो अपने एशियन टाइम से आ रही है। हाँ, बट आपको नहीं पता कि पैकेजिंग के अंदर क्या आ रहा है। ये बात भी है, राइट। तो आपको अगर कलर करना भी है तो कलौंजी के सीड लेके उनका पाउडर बना के रोस्ट करके उसको भृंगराज पाउडर में और आंवला पाउडर में मिक्स करके दही में पेस्ट बनाना है और अप्लाई कर लेना है, तो वो कलर आ जाएगा। मैम एक बार और बताना। कलौंजी सीड्स होते हैं, सीसेम सीड्स हम बोलते हैं, उनको रोस्ट करा ड्राई करके, एंड देन हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। देन आंवला पाउडर, जो घर में आंवला होता है, और भृंगराज पाउडर घर में ही बनाना है, इनको ग्राइंड करके मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद कर्ड में इसका पेस्ट बनाना है और मास्क लगा लेना है, जो स्पा जिसे हम बोलते हैं सैलून में जाके। तो ये आपका नेचुरल स्पा है। आप कर्ड में लगा के पेस्ट बनाओ, वीक में 2 बार, 1 बार भी लगाओ चलेगा। मेहंदी की कलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि ग्रे हेयर्स नहीं रुक सकते, हम बस उसको केयर कर सकते हैं। हाँ, डिलेट कर सकते हैं। हाँ, डिले कर सकते हैं। तो मैम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मिनॉक्सिडिल का कुछ मैं यूज़ करने वाला था, बट अब नहीं करूँगा। तो मिनॉक्सिडिल के ड्रॉबैक्स बताइए, एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहले तो वो जो एक्सट्रैक्शन है मिनॉक्सिडिल की, वो स्टेरॉइडल बेस भी होती है, और उसमें ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं कि जब आप उसको लगाना छोड़ोगे तो वो जैसे ही छूटेगा और तेजी से बाल झड़ेगा। ओके। राइट। तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए कभी मैंने ना रेकमेंड किया ना मैं प्रेफर करती हूँ। आप रेड एंड साइल यूज कर सकते हो, प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्शन है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एटलीस्ट वो आपको और गंजा नहीं बनाएगा। राइट। और आप चाहें तो हेयर थिनिंग के साथ साथ अगर डैंड्रफ है तो आप स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग सिरम जरूर यूज करो सिया का, क्योंकि वो आपका डैंड्रफ रोक देगा विदाउट स्टेरॉइडल। राइट। क्योंकि आप जब डैंड्रफ का इशू लेके जाओगे तो मैक्सिमम आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं कीटोकोनाजोल। ओके, है ना। हाँ, ये सेकंड पॉइंट था मेरा कि इसके भी ड्रॉबैक्स सुने हैं मैंने। हाँ, विच इज स्टेरॉइडल बेस ऑब्वियसली। एंड जो भी आप स्टेरॉइडल बेस यूज कर रहे हो, जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक तो कंट्रोल्ड है। जैसे ही आप छोड़ते हो वैसे ही डबल डैमेजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं दुगनी तेजी से। राइट। तो वो लॉन्ग टर्म कभी भी रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं। तो आप हमारा जो सिरम एक्सफोलिएटिंग सिरम है वो प्लांट बेस्ड है, उसमें कोई भी स्टेरॉइडल नहीं है, कोई भी सल्फेट्स नहीं है, पैराबिन नहीं है। आप वो यूज करोगे तो आपका डैंड्रफ इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर डैंड्रफ की वजह से आपको हेयर थिनिंग जा रहा है या हेयर फॉल हो रहा है तो वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मैम, अभी डैंड्रफ की बात ही हो रही है, तो कितने टाइप के डैंड्रफ होते हैं? क्योंकि हम लड़कियों का तो मैम फैक्ट बता दो, ये सारी चीज़ें नोट करती रहती हैं, बट जैसे हम लड़के हैं डैंड्रफ होता है तो हम कई बार छोड़ देते हैं। तो ये कितना सीरियस हो सकता है?
सी अगर ये सिर्फ डैंड्रफ है, जिसको हम नॉर्मल सिबोरिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन भी बोल देते हैं, ओके तो ये नॉर्मल सा है कि आपको डैंड्रफ बना, डेड स्किन सेल आपके स्कैल्प पे बना और वो झड़ना स्टार्ट हो गया, राइट। और ये सीजनल भी हो सकता है, कुछ Okay. कुछ सीजन में ही होगा, 12 महीने आपको नहीं दिखेगा, ठंड में दिख जाएगा, मॉनसून में दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, राइट। बट इससे मिलती जुलती एक कंडीशन होती है जिसको हम स्कैल्प सोरासिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, पैचेस तो हैं स्किन में, स्कैल्प की स्किन में पैचेस भी हैं, डैंड्रफ भी है, फ्लेक्स भी बन रहा है, मोटा मोटा फ्लेक गिर रहा है, पतला फ्लेक नहीं गिर रहा, 12 महीने प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ आपके ईयर के पीछे, नेक लाइन पे, हेयर लाइन पे रेड रेड पैचेस भी दिखेंगे, Okay. जो इचिंग और बर्निंग कॉज करेंगे। Okay. तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल और हेयर इश्यूज आते हैं। ओके मैम, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं? रीजन तो इम्यूनिटी है, ऑटोइम्यून ठीक है। डिसऑर्डर है, हो सकता है जीन्स में कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर चल रहा है और आपका वो ट्रिगर हो गया, दैट मीन्स इम्यूनिटी भक्षक बन गई है, रक्षक Okay. नहीं है, और वो अपनी बॉडी को टारगेट कर रही है, डैमेजेस क्रिएट कर रही है, राइट। दूसरा, अगर जीन्स में नहीं भी है तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है कि आप इतना स्ट्रेस में हो कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को अपने अगेंस्ट कर लिया और वो उसने स्किन सेल्स टारगेट करके या स्कैल्प टारगेट करके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा कर दी, राइट। और ऑब्वियसली जब आप ऐसी चीज़ें खाते हो, बाहर का खाना, जंक, प्रोसेस्ड, नॉन वेज बहुत ले रहे हो, अल्कोहल बहुत ले रहे हो, सो नहीं रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं और एग्रावेट हो जाती हैं। ओके तो ऐसे भी ये कंडीशन बन जाती है। मैम, जेनेटिक के बारे में एक थोड़ा बात करते हैं कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो किसी को कोई डिजीज़ है, ठीक है, और उसको डॉक्टर ने बोल दिया जेनेटिक है, तो ना एक होप छोड़ देता है। तो क्या इसमें जेनेटिक जो डिजीजेज होती हैं वो ख़त्म ही नहीं होती हैं या उसको रोका ही नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, रिवर्सिबल है एक्चुअली, सोरासिस भी रिवर्सिबल है, विटिलिगो भी रिवर्सिबल है, एंड डायबिटीज का सुना होगा आपने, वो भी जीन्स में ही ट्रांसफर होती है, एंड डायबिटीज इज ऑल्सो रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, बट हाँ, आपको उस नए लाइफस्टाइल के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ओके बट आपको जब ये बीमारियां हो जाती हैं ऐसी, जैसे मैंने नाम लिए हैं, उनके साथ आप सोचो कि मैं अल्कोहल भी ले लूं, मैं नॉनवेज भी खाता रहूं, मैं कुछ भी खाऊं, कैसे भी रहूं, कोई भी प्रोडक्ट लगाऊं, वो नहीं चलेगा। आपको उन बीमारियों के साथ जीने का तरीका बदलना पड़ता है और वही तरीके से सीखना पड़ता है कि कैसे जीना है। अगर आप वो मेंटेन कर पा रहे हो तो ये सारी बीमारियां रिवर्सिबल हैं और आप बिना दवाइयों के भी सर्वाइव कर सकते हो। बट आप ये नहीं कर पा रहे हो, इतना कंट्रोल है ही नहीं आपको खुद पे, और आप खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पाते हो, तो फिर ये बीमारियां एग्रावेट होती रहती हैं और देन यू नो कि बाद में कितनी सीवियर स्टेजेस आ जाती हैं। मैम, ये डिस्कशन हमारी लास्ट टाइम भी हुई थी कि अल्कोहल बहुत इफेक्ट करता है, बट कोई पर्टिकुलर अल्कोहल है या फिर हर चीज़ है, बियर, वाइन, विस्की? नहीं, ऐसा तो कुछ, जहाँ पे भी अल्कोहल का परसेंटेज है वो इंजूरियस है ही, Okay. है ना। और डिपेंड करता है कि आप कितना इंटेक कर रहे हो, कितने इंटरवल्स पे इंटेक कर रहे हो। अब आप रोज, कोई भी पेशेंट आता है बोलता है मैं आधा पी रहा हूँ, क्वार्टर पी रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो वो नहीं चल सकता, राइट। तो आप अगर लिमिटेड अमाउंट में लिमिटेड इंटेक कर रहे हो चल जाएगा, Okay. बट आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो अगर और कोई बीमारी नहीं होगी तो लिवर ही फेल हो जाएगा हाँ 40s के बाद, है ना। क्योंकि ये तो रिकमेंडेशन है ही नहीं कि आप डेली अल्कोहल पियो। एंड अल्कोहल के साथ जो मिक्सिंग होती है कोक की, सोडा की, वो और खराब करती है। ओके हाँ, तो उससे बेटर तो नीट ही पी जाओ। बट फिर झेलेगी नहीं मैम? बिल्कुल। तो जिसमें भी शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, जिस भी अल्कोहल में, पर्सनली मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जिसमें भी शुगर कंटेंट ज़्यादा है और जिसमें भी आप मिक्सिंग ज़्यादा कर रहे हो और अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा है, वो इंजूरियस है और वो हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। ओके तो मैम, ये स्किन के लिए भी हार्मफुल है? क्योंकि बियर तो सुना है कि ग्लो देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लो देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप जब भी अल्कोहल इंटेक करते हो ना, तो आपने, अगर आपने की होगी कभी, तो ऐसा नोटिस किया होगा, नहीं की है पूछना जिन्होंने करी है। करिए भाई। रेड वाइन करती है ना, रेड वाइन ग्लो दे देती है। तो मैम, जैसे इसने अभी पूछा कि रेड वाइन, तो रेड हाँ। वाइन में भी? नहीं, अगर आप छोटा सा क्वांटिटी ले रहे हो, 1 सिप 2 सिप के लिए, तो ऑब्वियसली वो आपका सर्कुलेशन बढ़ा देती है। कोई भी अल्कोहल का इंटेक करो तो एक हीट निकलती है बॉडी में से, जो करते होंगे उन्हें आइडिया होगा, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, राइट, क्योंकि अल्कोहल परसेंटेज है। तो उस हीट की वजह से वो ब्लशी ब्लशी इफेक्ट आता है और लगता है कि ग्लो कर रहे हैं। अच्छा, टेम्परेरी है। टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट इसके डैमेजेस ज़्यादा हैं, ओके स्पेशली लिवर पे और स्किन पे, राइट। ऐसे तो अगर आपको ग्लो चाहिए तो आप एक्सरसाइज कर लो 1 घंटा, इतना ग्लो करोगे कि शायद मेकअप भी फेल है,
है ना, हाँ। एक अलग ही ग्लो होता है। ये तो एक्सपीरियंस करा है। हाँ, ये किया है ना, तो वो बेटर ऑप्शन है। हाँ, और मैम जैसे अल्कोहल हो गया, हमको पता है कि स्मोक भी इंजीरियस है, बट लिविंग इन गुड़गांव, मतलब बेसिकली दिल्ली एनसीआर, तो उसमें बोला जाता है कि यहाँ पे रहना ही 11 सिगरेट स्मोक करने के बराबर है। तो फिर हम जैसे बंदे क्या करें? तो आप सोच रहे हो कि मैं कर लूं? नहीं ऐसा तो नहीं, सोच रहे हो। मतलब हम कैसे बचें, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली पोल्यूशन इतना है, इनटेक हो ही रहा है वो पोल्यूशन, तो क्योंकि इनटेक की वजह से हमको इफेक्ट भी कर रहा है वो, कहीं ना कहीं स्किन पे भी कर रहा है, Exactly. हेल्थ पे भी कर रहा है। हाँ, हाँ। तो हम इन चीज़ों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना होता। देखो, आप इन्वायरमेंटल कंडीशन तो नहीं बदल सकते हो, एक ही ऑप्शन होता है, या तो जगह बदल दो। फिर हम रूरल एरिया में रह नहीं सकते क्योंकि हमारे काम उस तरीके से है नहीं, राइट? तो बेटर है कि आप अपना जो अंदर सामान डाल रहे हो ना खाने पीने का, और अपना गट सिस्टम इतना हेल्दी रखो कि उसमें बैड बैक्टीरिया कोई बीमारी ना दे पाए। तो अगर आप अपना खान पान ठीक रखोगे और कवर्ड भी रखोगे ना अपने फेस को या बॉडी पार्ट्स को, तब भी आप शायद बच जाओगे पोल्यूशन से और इन्वायरमेंटल फैक्टर से। ओके, और मैम व्हाट अबाउट डाइट? डाइट में सबसे पहले तो घर का खाना प्रेफरेंस होना चाहिए, देन फ्रूट्स ज़रूर ऐड ऑन होने चाहिए, सैलेड ज़रूर ऐड ऑन होने चाहिए, या तो फ्रूट्स या सैलेड जो भी पसंद है आप खा लो, राइट? उसके बाद सीड्स नहीं खाते हम, ओके, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते नहीं हम, खाते हैं। तो वो इनटेक ज़रूर होना चाहिए। मैम गर्ल्स में ऐसा होता है, अगर वो ड्राई फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करती हैं तो उनके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं या क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, तो वो क्या करें? क्योंकि तरीका गलत है। Okay. कभी भी ड्राई फ्रूट्स को रॉ नहीं खाना, Okay. भिगा के खाना है या वॉश करके खाना ठीक है, है। राइट? तो बादाम आप ऐसे मुट्ठी भर के एकदम रॉ खा लोगे तो वो गर्मी बढ़ाएगा, गर्मी बढ़ाएगा तो वो एक्ने जैसे सिम्टम्स देगा, राइट? तो आप भिगो के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 बादाम और 4 बादाम डेली बेसिस पे, 4 बादाम 2 अखरोट भिगो के खाओ, कोई इशू नहीं आएगा, 12 महीने कोई इशू नहीं आएगा। ओके, राइट? सीड्स खा सकते हो, पंपकिन सीड्स हैं, गर्ल्स के लिए क्या बॉयज के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अगर आपको बायोटिन चाहिए, B12 चाहिए, तो आप सीड्स खाओ, पंपकिन सीड्स खा लो, सनफ्लावर सीड्स खा लो। वैसे भी स्नैकिंग करते रहते हो, चिप्स खाते रहते हो, उसको रिप्लेस कर दो, ओके, सीड्स खा लो। रोस्टेड सीड्स भी आते हैं, हाँ, आते हैं। रोस्ट करके खा लो, सॉल्ट गेर के खा लो। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट हम कितना काम कर रहे हैं वो हम पे निर्भर करेगा। मैम जैसे अभी ब्राइट की बात हो ही रही है, तो आप ना कोई 5 फ्रूट्स बताइए जो हेयर और स्किन दोनों में एकदम परफेक्ट काम करते हैं। ओके, तो फ्रूट नहीं, मैं ठीक है। फ्रूट और सीड्स का कॉम्बिनेशन बताऊंगी, Okay. मे बी वेजिटेबल्स जो बहुत अच्छा काम करेंगे। सो नंबर 1 वॉलनट्स और आलमंड्स आपको खाने ही खाने हैं भिगो के, एंड 4 उससे ऊपर नहीं, और वॉलनट्स हमेशा 2 लीजिए। नेक्स्ट आपको पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स ज़रूर खानी है। अगर आपके इश्यूज हैं जैसे B12 कम है या PCOD की भी दिक्कत है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो उसको भी कंपनसेट कर देगा, राइट? Okay. नंबर 3 आपको पपाया ज़रूर खाना है। पपाया? हाँ, क्योंकि पपाया से जो स्टूल है, जो मोशन है, वो मल अच्छे से निकलता है, पेट साफ हो जाता है। तो जब पेट साफ अच्छे से होगा, टॉक्सिन्स बाहर चले जाएंगे, तो एक्ने जैसे इश्यूज कम हो जाते हैं, राइट? देन आपको ग्लो चाहिए तो आप चुकंदर और अनार का जूस ज़रूर पियो, या सैलेड फॉर्म में ज़रूर खाओ, क्योंकि अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो उसको कंपनसेट कर देगा। एंड देन लास्ट में ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स में जैसे पालक, ठीक है। स्पिनच खा लिया, राइट? जैसे कोई भी ग्रीन, घिया भी है, तोरी भी है, टिंडा भी है। आजकल खाते नहीं है ये लोग, बट खा सकते हो। जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स पे फोकस करो, क्योंकि उनमें छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, जिंक है, तो वो आपको पालक से मिलेगा, मेथी से मिलेगा। आप खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनिया खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनिया की चटनी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घर का बना खाना आप जितना प्रेफरेंस में रखोगे, उतने आपको गट के इश्यूज कम हो जाएंगे। आपने भी नोटिस किया होगा कि फ्रीक्वेंटली अगर 2 दिन भी खा लो तो कुछ ना कुछ तो, या तो हेडेक बन जाएगा, एसिडिटी बन जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अच्छा सा फील नहीं होगा। तो ये इश्यूज बने ही रहेंगे। अगर आप इस खाने को रिप्लेस कर दो और अपनी बॉडी के हिसाब से रिप्लेस कर दो, क्योंकि सबको पता होता है कि मुझको ये सूट नहीं करता, इसको खाने के बाद मेरे को गैस होता है, इसको खाने के बाद मेरा सर दर्द होता है, तो वो हटा दो, अपनी लाइफ से हटा दो, राइट? अगर वो एलिमिनेट हो रही हैं चीज़ें, तो आपका स्किन, हेयर, गट सब अच्छा रहेगा। ओके, तो हम घिया, तोरी, टिंडे खाने ज़रूरी है। कैप्सिकम खा सकते हो। हाँ, फिर ठीक है। क्योंकि सही में इसको ना ऐसे छूता हुआ ना, पालक पनीर खा सकते हो, ये बेटर है। हाँ, तो ये खा लो। केल भी खा सकते हो। ओके, केल में बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, केल को आप प्रेफरेंस दे दो, और कोशिश करो कि एटलीस्ट बाहर का अवॉइड कर दो।
ठीक है। राइट। और प्रोटीन ज़रूर रखना है डाइट में, तो दाल, दलिया, ओट्स, जिनको हम ओट्स भी बोल देते हैं, मिलेट्स, रागी, इन सब से आपको भरपूर प्रोटीन मिलता है। और मैम वो प्रोटीन पाउडर्स, नहीं, वे नो प्रोटीन नो एंड नो, ऑल? बिग नो। आपने कंट्रोवर्सी भी सुनी होगी हर्बल लाइफ की, कि उनके प्रोटीन पाउडर में कुछ कुछ मिलावट है और बैन कर दिए गए हैं, राइट। एंड सच अ बिग ब्रांड, राइट। तो आपको नहीं पता अगेन डब्बे में क्या आ रहा है, कितनी मिक्सिंग हो रही है। तो नेचुरल प्रोटीन, स्टिक टू द नेचुरल प्रोटीन। अगर आपको कोई स्किन इश्यूज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप एग वाइट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. फिश खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो आप, महीने में 1 या 2 बार फिश खा लो ग्रिल फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप पल्सेस खाओ, पनीर खाओ, टोफू खा लो, राइट, ओट्स खा लो, दूध अगर सूट करता है तो आप दूध पी लो, अगर दूध से प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें भी आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है। अब जैसे आपने बताया वे प्रोटीन नहीं लेना, हाँ। तो ऐसे कोई 5 प्रोडक्ट्स जो हेयर और स्किन के लिए नहीं लेने, नहीं लेने प्रोडक्ट हैं। नहीं, मतलब ओवरऑल डाइट में जो ऐसा कुछ चीज़? ओके, सबसे पहले तो अगर अच्छी स्किन और हेयर चाहिए तो अल्कोहल इंटेक नो, बिग नो। और किसी भी तरह का स्मोकिंग अगर जाता है, चाहे वो टोबैको हो चाहे वो सिगरेट्स हो, तो कोई भी टोबैको इंटेक नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है, राइट। थर्ड, आपको जो नहीं लेना है वो है फ्राइड फूड ज़्यादा, ओके। राइट। तो डीप फ्राइड जैसे पूड़ी, भटूरे, ऐसी चीज़ें आप अवॉइड करो। भटूरे, हाँ, राइट। मतलब कभी कभार इट्स ओके, डेली बेसिस पे और एवरी वीक नहीं होना चाहिए। कभी कभार तो हम भी खाते हैं, बट ऐसा ना हो कि वो फिर दिक्कत पैदा करे। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हो तो भी आपका स्किन जैसे एक्ने वाली स्किन हो जाती है, और एक्ने जैसे चीज़ें आपको होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज जो भी हमारा प्रोसेस फूड आता है ना, जितना भी पैकेजिंग और प्रोसेस फूड है वो अवॉइड करना है। एंड शुगर, टू मच शुगर इनटेक नहीं करना। हम शुगर की बात हो रही है, तो बट अबाउट डार्क चॉकलेट, क्योंकि बोला जाता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होती है काफ़ी चीज़ों में, हाँ। हेल्थ में भी। हाँ, तो इसका क्या? सी, डार्क चॉकलेट में कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ शुगर नहीं है, और वो शायद कैफीन सीड से कंपनसेट कर रहा है, तो उसमें जो शुगर कंटेंट है वो बहुत कम है। ओके। और अगर आप 1 या 2 पीसेस ऑफ डार्क चॉकलेट खा रहे हो तो इट्स गुड। अगर आप पूरी चॉकलेट डेली बेसिस पे खा रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं रेपरकशंस क्रिएट करेगी। तो इन अ लिमिटेड फॉर्म एंड बहुत फ्रीक्वेंटली ना करते हुए थोड़ा थोड़ा इंटेक आप करोगे विद लेस कंटेंट ऑफ शुगर। मैं ये नहीं बोल रही आप शुगर बिल्कुल छोड़ दो, बट येस, आप लिमिटेड कर देते हो शुगर का इंटेक तो आपका लिवर बहुत अच्छा काम करता है। और जब लिवर अच्छा काम कर रहा है ना, तो ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहेगी। सारी बीमारियां लिवर से शुरू होती हैं। ठीक है। तो शुगर इंटेक लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है मैम, इतनी सारी चीज़ें पूछ लिया तो एक चीज़ और पूछ लेता हूँ। मैम, आप अपना डेली रूटीन बताइए, क्योंकि यार आप इतने सुंदर, आपके बाल इतने अच्छे तो मतलब हमको भी जानने का हक बनता है ना। डेली रूटीन, सच्चाई मैं बोलूँ सागर, तो बच्चा होने के बाद देयर इज़ नो मी टाइम और डेली रूटीन टू बी फॉलोड, जो करना ही है। बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे वीक में ऑयलिंग ज़रूर है, ठीक है, शैम्पू है, कंडीशनर कभी कभी है, इसके अलावा कुछ नहीं है बालों में, राइट। ओके। कम से कम कोशिश होती है कि हीटिंग अगर ड्रायर करना है या कोई भी हीटिंग मुझे मटेरियल यूज़ कर रहा है, कोई स्टाइलिंग वाइलिंग मैं अवॉइड करती हूँ, राइट। तो ये थोड़ा हीटिंग वाले से बचना चाहिए। सिरम मैं लगा लेती हूँ कभी कभार, अगर मुझे लग रहा है कि बाल फ्रीजी है तो सिरम लगा लिया ताकि वो फ्रीजी ना लगे। और अगर मैं स्किन की बात करूँ तो स्किन में जैसे मेरा जो रूटीन है, सुबह उठते ही अच्छे से फ्रेशन अप होना, नहाना, मतलब मुंह धोना, उसके बाद सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाओ, और अगर लाइनर और ये काजल और लिपस्टिक लगाना है तो लगा लो, ठीक है। एंड देन जैसे ही आप काम से घर जा रहे हो तो आपको मैंडेटरी है ये सब उतारना, फेस धोना और इसको न्यूड छोड़ देना। ओके। वंस इन अ वाइल अगर मुझे कभी चांस लगता है तो मैं पानी में आइस क्यूब्स डाल के मुंह डाल लेती हूँ उसमें, कोल्ड वाटर में, या फॉर 5 मिनट्स और 3-4 मिनट्स अगर चांस लगा तो। इसके बेनिफिट्स? इसके बेनिफिट्स यही हैं कि सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपके जो पोर्स है ना वो खुल जाते हैं। ओके। खुल जाते हैं तो अंदर तक वही ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके। हाँ, और टॉक्सिन्स निकल रहा है। ओके। तो इससे आपका थोड़ा स्किन बेटर हो जाता है, टाइट हो जाता है, और अननेसेसरली आपको प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टाइटन अप करने के लिए और क्लेंस करने के लिए यू कैन यूज, ओके, राइट। और अननेसेसरली मैं घर पे भी हूँ तो मेकअप नहीं लगा रही हूँ कि मुझे मेकअप की ज़रूरत है या लगाना है, कोई ओकेजन है तो ठीक है, इट्स फाइन। और खाना मैं प्रेफरेंस रखती हूँ कि मैं घर का खाऊं। जैसे ब्रेकफास्ट मेरा बहुत ही ना के बराबर है, फ्रूट्स खा लिए या ओट्स खा लिए, इसके अलावा मेरा कोई ब्रेकफास्ट नहीं है। ओके।
और दिन में एक लंच होता है मेरा, शाम को मैं कुछ खाती नहीं हूँ। शाम को कुछ नहीं खाते? नहीं, मतलब 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद ऊपर हो गया टाइम तो आई यूजुअली स्किप। और Okay. अगर उससे पहले 8 बजे से पहले कुछ खाना है या 8 बजे तक खाना है तो जो बच्चों का खाना बनता है मैं वो खा लेती हूँ। ओके, तो मैम जैसे आयुर्वेद में सुना है कि सूर्य ढलने के बाद नहीं खाना चाहिए, तो इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे ये साइंस है कि जब आपने आजकल ट्रेंड में सुना होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो उससे बेटर क्या होता है, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई कर भी रहा है ना तो उसका कोई स्केड्यूल नहीं है। उनके हिसाब से क्या है कि 12 घंटे या 8 घंटे या 16 घंटे की विंडो होनी चाहिए, है ना, जिसमें एक पर्टिकुलर गैप आता है फास्टिंग में और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपको अपने वेट के हिसाब से कैलोरी डेफिशिएट होना है ना। और सूरज ढलने के बाद, क्योंकि एज सच हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती, हमें सोना ही होता है, तो वो खाना अगर आप स्किप कर दोगे और अपने लिवर को दिन का खाना पचाने का टाइम दोगे, ओके, तो वो अच्छा डिटॉक्स करेगा और वेट गेन नहीं होने देगा। ओके, राइट, तो ये मैकेनिज्म है। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं भी फॉलो कर पाते हैं ना, तो आप सनसेट के बाद कुछ मत खाओ, अपना जो ब्रेकफास्ट आप करते हो उसी टाइम पे लो। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमने 8 बजे खाना खा लिया या लोग 10 बजे भी खा रहे हैं, है ना, उसके बाद फिर मैगी भी खा रहे हैं, उसके बाद फिर चिप्स भी खा रहे हैं और फिर आपको सोना ही है। तो वो ढंग से ना एसिमिलेट हो रहा है, ना एब्जॉर्ब हो रहा है, ना ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर सुबह उठ के फिर आप खाना शुरू कर देते हो और आप सो ही रहे हो रात को। तो ऐसे में कम से कम लिवर को लोड देना है ताकि जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो और अननेसेसरली चीज़ें उस पर ना पड़े। ओके, तो मैम ये तो हो गई बात स्किन की, हेयर की। लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया मिथ्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको नहीं पता क्या यूज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करनी यूज़। और हम देख के सोशल मीडिया पे इतने एड्स आते हैं तो हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि यार ट्राई कर ही लेते हैं, इतना सब कुछ कर ही लिया तो ये भी ट्राई कर लेते हैं, एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत तगड़े होते हैं। तो मेरे पास कुछ लिस्ट है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोलेजन। ओके, हाँ, सी टू मच कोलेजन का यूज करने से ना आपकी स्किन में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। राइट, कोलेजन आपको यूज तब करना है जब जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है, स्किन फाइन है, पोस्ट 30 भी फाइन है, तो मत यूज करो। बट ऐसा मैंडेटरी कर दिया है कि 30 के बाद आपको कोलेजन यूज करना ही है। ओके, राइट, कि रिंकल्स ना पड़े या स्किन आपकी हाइड्रेटिंग लगे, रेडिएंट लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे बेटर आप खा लो, ओके, तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। खाने से याद आया, खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या लगाना? क्योंकि कई बार मतलब अगर हम अपने एशियन टाइम को उठाएं तो ऑयलिंग बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपके बालों के लिए। बट अब अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया देर लाइक कि आप बालों में कुछ भी लगा लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक अंदर का नहीं करोगे। तो ये क्या है, मिथ है या फैक्ट है? ये मिथ भी है, फैक्ट भी है। ओके, क्योंकि जो बालों की ऑयलिंग का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है। आप बॉडी में किसी भी पार्ट का जब ऑयलिंग कर रहे हो, मसाज कर रहे हो, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन को आप बूस्ट कर रहे हो, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। ओके, और जब ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। मतलब जो इम्बैलेंस चल रहा है फ्री रेडिकल्स का या एंटीऑक्सीडेंट का, वो बेटर तरीके से काम करता है, वो इम्बैलेंस नहीं हो पाता। ठीक है। और वो बैलेंस तरीके से काम करता है तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें बेटर लगती हैं। मतलब अगर ड्राइनेस हो रही है और कुछ इरिटेशन हो रही है तो आपने देखा होगा ऑयलिंग लगा के थोड़ा बेटर फील होता है ना। हाँ, होता है। तो वो आप एक्सेसिव कुछ भी नहीं करना, आप डेली तेल लगा के मत बैठो। ओके, राइट, आप हफ्ते में 2 बार लगाओ, काफ़ी है। 2 बार शैम्पू करो, काफ़ी है। कोई ज़रूरत नहीं है डेली शैम्पू करने की। एंड टॉकिंग अबाउट खाना, क्योंकि जो अंदर जा रहा है वो वैसा रिफ्लेक्ट, स्किन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर बीइंग। ओके, अंदर अगर सारे सिस्टम ठीक है तो बाहर भी सब ठीक दिखेगा। अगर अंदर किडनी खराब है तो स्किन पे दिखेगा, लिवर खराब है तो स्किन पे दिखेगा, गट खराब है तो स्किन पे दिखेगा, इम्यूनिटी खराब है तो भी सोरासिस की फॉर्म में स्किन में दिखेगा। तो अगर अंदर सब ठीक है, खाना आप अच्छा खा रहे हो, ठीक ठीक खा रहे हो, बैलेंस खा रहे हो, तो स्किन डेफिनेटली अच्छी लगेगी। ओके। तो मैम जैसे अभी हम कोलेजन की बात कर रहे थे, तो कोलेजन वैसे एग्जैक्टली होता क्या है? कोलेजन एक तरह का मटेरियल है हमारी स्किन में जो इसकी टाइटनेस को बना के रखता है। Okay. राइट, जो स्किन सेल्स है उनको टाइट करके रखेगा, रिंकल्स नहीं आने देगा, या स्किन का ये लगा लो कि स्किन में प्रोटीन को मेंटेन करके रखेगा। बट अगर ये पोस्ट 40s या 30s लूज होना शुरू हो जाता है
तो आप इसको बेटर कर सकते हो अपने खान पीने से भी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस। अगर आप पोस्ट 30 एक्सरसाइजेस कर रहे हो ना, तो लूजनिंग ऑफ स्किन कम हो जाती है, या रिंकल्स थोड़ी देर से पड़ते हैं या डिलेड हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होती है मतलब collagen की। बेसिकली इट इज अ मिथ कि ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरत है तभी आप इनटेक करो। सो मैम द नेक्स्ट इज बायोटीन। हम्म इसका क्या है, मतलब ये होता क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? बायोटिन को हम H विटामिन भी बोलते हैं। ओके। और बायोटिन हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, कि अगर आपको हेयर ग्रो कराना है तो आप बायोटिन ले लो, राइट। तो बेसिकली अगर हेयर फॉल हो रहा है आपको और आपको लग रहा है कि इश्यूज चल रहे हैं, तो आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके अच्छे खासे हेल्दी हेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी लेने की जरूरत नहीं है। तो मैम लास्ट इज कीटोकोनाजोल। इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? क्योंकि इसका मैंने पढ़ा है ईचिंग एक फैक्टर बताया है इसका, तो आपके हिसाब से क्या है? अगेन जैसे हमने पहले बात करी थी सोरासिस में, अक्सर पेशेंट डैंड्रफ और सोरासिस, स्कैल्प सोरासिस में कीटोकोनाजोल लगा के आते हैं, विच इज स्टेरॉइडल बेस। कुछ परसेंटेज होता है, जब लगा रहे हैं तब तो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है, बट जैसे ही छोड़ते हैं ना, प्रॉब्लम दुगनी तेजी से बढ़ती है। और साइड इफेक्ट्स क्या है? हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, गंजापन आना, सेंसिटिविटी बढ़ना, रेडनेस हो जाना, और लॉन्ग टर्म यूज के लिए कभी भी रिकमेंडेड मेरी साइड से नहीं होता। ओके। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो अगेन हर्बल और नेचुरल चीज़ों से, जैसे सिया में है, सोरासिस का शैम्पू है, उसमें नहीं है कीटोकोनाजोल, स्टेरॉइड नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है जो हेयर थिनिंग कॉज करेगा। तो प्रेफरेंस शुड बी लाइक इन अ सेफर प्लेस, जो लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी या स्किन को हेल्दी रख सके। ऐसा ना हो आप एक चीज़ तो सॉल्व कर रहे हो, 4 साल बाद कोई नई चीज़ पकड़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। मैम लास्ट, डर्मा रोलर के बारे में बहुत सुना है, तो डर्मा रोलर बेसिकली होता क्या है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि काफ़ी वीडियोस देखी हैं, लोग सर पे लगा रहे हैं, फेस पे लगा रहे हैं, तो वो क्या सही रहता है स्किन के लिए? सी जो डर्मा रोलर का काम है वो आपका मसाज से फिंगर्स भी कर देती है। Okay. कुछ नहीं कर रहा, वो बस जो आपका रूट है उसको वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ा रहा है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो निडलिंग। माइक्रो निडलिंग से वो इन्फ्यूज करा जा रहा है जो भी ऑयल है या सिरम है, और वो इन्फ्यूज हो रहा है स्किन में। अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली रेडनेस और जो रिएक्शंस हैं, जो सेंसिटिविटी है वो क्रिएट हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है सबको सूट करे, बट अगर सूट कर रहा है तो इट्स फाइन। और अगर आप हाथों से भी मसाज कर सकते हो फेस की, स्कैल्प की, तो वो भी फाइन है। तो मैम ये तो हो गई सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी और जो पब्लिक को भी चाहिए थी कि उनको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस से पता चला कि आप एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, तो वो क्या है और उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताइए। तो बेसिकली ये जो सोच है हमारी, सोरासिस ही तो है सागर, ये कैंपेन है। इतने साल से पेशेंट देखते देखते आई हैव रियलाइज कि मतलब पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सोरासिस की वजह से वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल सब तरीके से वो ब्रेक डाउन हो गया है, टूट चुका है, और लोगों की जॉब्स जा रही हैं क्योंकि उनके सीनियर्स को लगता है, बॉसेस को लगता है कि हमें छूने से हो जाएगा। लोगों के डिवोर्सेज हो रहे हैं, राइट। उसको लग रहा है कि मैं मरी जाता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, जीने का फायदा क्या है। तो ये एक्सेप्टेंस ना ही पेशेंट में है और ना ही उसके आसपास लोगों में है कि उसकी बीमारी को नॉर्मल ट्रीट करें। तो हमने इस सोच के पीछे कैंपेन चलाया कि जितने भी सोरासिस वॉरियर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो इस कैंपेन के चलते, और वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएँ, सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाएँ, और उनके साथ एटलीस्ट ऐसा बिहेवियर ना हो। ओके, तो एक ये नई सोच है जी। नई पीढ़ी के लिए बेसिकली। जी। तो मैम आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस कैंपेन। Thank you. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। Thank you. और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा बुलाएं, जी। ऑब्वियसली बुलाएंगे, एंड ताकि आप हमको ऐसी नॉलेज देते रहें। और थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो गाइज, आज हमने बात करी है बालों की बात, स्किन की बात और मिथ्स की बात जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।